रात के 9 बज चुके थे और छाया अभी अभी अपने सारे काम निपटाकर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शे वाला आया और छाया से पूछने लगा, कहाँ जाओगे मैडम? जी भाई साहब, मुझे माया नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शे वाला भाई शहर में नया था। उसने गूगल मैप खोला और माया नगर डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। रिक्शे वाला बोला, 400 रुपये लगेगा मैडम। छाया कहने लगी, ये तो बहुत ज्यादा है, 300 रुपये देती हूँ, चलोगे? रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है चलते हैं, बैठ जाइए। छाया रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शे वाला भाई निकलने लगता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था, लेकिन वो रिक्शे वाला बार बार कांच में देखते हुए छाया को घूर रहा था। छाया को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आ रही थी। कुछ ही देर बाद वो लोग माया नगर पहुंच जाते हैं और छाया एक बड़े से बंगले के सामने रिक्शा रुकवा देती है। छाया रिक्शे वाले को पैसे देती है और रिक्शे वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वो घर तो कम, कोई आलीशान बंगला ज्यादा लगता था। पैसे देकर छाया अंदर चली गई। छाया ने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। उसने देखा तो छाया अपना फोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसीलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर तो इतना बड़ा है, आखिर ये फोन कितना महंगा होगा। इसी को चुराने के बहाने से वो जल्दी से यहाँ से निकलने लगता है। वो फटाक से अपना रिक्शा स्टार्ट करता है और वहां से निकल पड़ा। अभी रिक्शे वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फोन को अपने हाथ में लिया और उसे चालू करने की कोशिश करने लगा। वो फोन बहुत महंगा था। वो उसे चालू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फोन चालू नहीं हो सका। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना उस मैडम को ये फोन वापस कर दिया जाए। तभी अचानक उसके एक दोस्त का फोन आता है। वो उसे कहता है, तू भूल गया, आज हम लोग घूमने जाने वाले थे रात को। उस रिक्शे वाले ने कहा, मैं भी कुछ काम में फंसा हूँ, एक काम कर, तू भी यहीं आ जा, फिर यहीं से हम लोग घूमने के लिए निकल जाएंगे। ये कहकर वो फोन रख देता है। फोन काटकर वो रिक्शे वाला वापस माया नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे की घंटी बजाने लगा, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाजा खुल गया। वो सारे घर में इधर उधर घूमता रहा और आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। वो कमरे के अंदर जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे बाथरूम से किसी के नहाने की आवाज आ रही है। उसने सोचा, लगता है मैडम जी नहा रही होगी, कोई बात नहीं, मैं उनके बाहर आने का इंतजार करता हूँ। और ये सोचकर वो वहीं बाहर सोफे पर बैठ गया। वो बैठा रहा। 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वो मैडम बाहर नहीं आई। तभी वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। तभी अचानक पानी बंद हो गया और सब कुछ जैसे शांत सा हो गया। उसने आवाज लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाजा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर जोर से मारा और दरवाजा खुल गया। जैसे ही उसने अपने कदम बाथरूम के अंदर बढ़ाए तो वो दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी दाईं तरफ देखा तो दाईं तरफ देखते ही वो दीवार से सट गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10-15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में करीब 10-15 फोन पड़े थे। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा सारे फोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा, 15 की 15 लाशों का कलर ड्रेस कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे।
जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शे वाला पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वो मैडम कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से जोर से लात मारकर छाया अंदर धकेल देती है। रिक्शे वाला पीछे देखता है तो वो मैडम अब मैडम नहीं रही थी, बल्कि एक खौफनाक और भयंकर चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे, उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वो बोल रही थी, तू भी आ गया ना यहाँ? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया है और अब मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। अब रिक्शे वाले ने डरते हुए अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उसके दोस्त का फोन बंद आ रहा था। तभी अचानक वो भयानक चुड़ैल कहने लगी, किसे फोन लगा रहा है? अपने दोस्त को? अब वो कभी नहीं आएगा, वो तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया है मैंने। अब तो रिक्शे वाले की जान ही निकल गई थी। चुड़ैल ने उसे भी उन 15 लोगों की तरह मार डाला। उस चुड़ैल ने इन लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को कुछ पता नहीं। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्या वजह थी कि वो केवल रिक्शे वालों को ही मार रही थी, इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और ना ही कभी चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने देखा ही नहीं और जिसने भी देखा वो जिंदा बचा ही नहीं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। चिराग, उसकी पत्नी नैना और उनका 2 साल का बच्चा हंसी खुशी रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। चिराग हर रविवार के दिन पूरे परिवार को घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जाता था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन फिर भी लूट मार का डर रहता था। उसी जंगल में एक डाकुओं की टोली रहती थी। डाकुओं के सरदार का मकसद ये रहता था कि किसी की जान नहीं लेनी है, बस उनके पास जो कुछ भी है उसमें से एक तिनका भी नहीं छोड़ना। सरदार केवल धन दौलत का लालची था। तभी सरदार का आदमी आया। सरदार, पिछले कुछ सप्ताह से देख रहे हैं, एक गाड़ी लेकर पूरा परिवार हर रविवार को इस जंगल से गुजरता है। आप बोलो तो उन्हें रुकाए क्या? हम उन्हें रुकाएंगे नहीं, कुछ चालबाजी करेंगे। ऐसा करते हैं कि सड़क पर 5 लीटर तेल फैला देते हैं और दूर से ही उन पर ध्यान रखते हैं। फिर जब अगले रविवार को चिराग और उसकी बीवी बच्चे सभी घर लौट रहे थे, तभी तेल की वजह से चिराग अपनी बाइक को संभाल नहीं सका और उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सभी गिर गए। चिराग ने उस वक्त हेलमेट नहीं लगाया था। उसके सर पर इतनी गहरी चोट लगी कि उसकी वहीं मौत हो गई। चिराग की पत्नी नैना और उसका बच्चा किसी तरह खड़े हुए। नैना ने अपना होश संभाला और चिराग के पास पहुंची, लेकिन वो तो मर चुका था। चिराग उठो। सरदार, लगता है पंछी जाल में फंस गया, चलो चलते हैं। सरदार और उसके साथी डाकू उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर तेल गिराया था। उन्होंने चिराग की तलाशी की, लेकिन चिराग की जेब से सिर्फ 500 रुपए निकले। सरदार, ऐसे तो हमें ये तेल भी भारी पड़ गया, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस बच्चे को छीन लेते हैं और शहर में बेच देंगे, क्या बोलते हो? जी सरदार। इतना कहते ही डाकुओं ने नैना से उसके बच्चे को छीन लिया और वो सभी वहां से भाग गए। नैना चिल्लाती रही, चिराग उठो, हमारा बच्चा। नैना को पता चल गया था और उसने अब ये मान लिया था कि अब कभी चिराग और उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला, और नैना ने वहीं घाटी से कूदकर अपनी जान दे दी। इस हादसे के 4 साल बाद एक हंसता खेलता जोड़ा, समर और उसकी पत्नी काजल और उनका 3 साल का बच्चा, तीनों कार से जा रहे थे। कार से जाते हुए वो लोग जंगल के रास्ते पहुंचे। जंगल में प्रवेश करने से पहले समर ने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था, रात के समय इस जंगल में प्रवेश ना करें। लेकिन समर ने इस बात को नजरअंदाज किया और उसी रफ्तार से चलता रहा। थोड़ी ही दूर फट करके कार का टायर फट गया
गूगल लोकेशन से पता करके समर ने पता लगाया कि वो अपने घर से कुछ दूरी पर ही है। तभी समर, काजल और उनका 3 साल का बच्चा कार से बाहर निकलते हैं। कुछ ही कदमों की दूरी पर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, लेकिन दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सामने अचानक धुआं बढ़ गया और धुंधली धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। समर ने मदद के लिए पुकारा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिक्शा वगैरह मिलता है क्या? हम घर जा रहे थे और हमारी कार खराब हो गई है। अब धीरे धीरे वो धुंधली परछाई कुछ कुछ साफ होने लगी और उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कहीं न कहीं समर को ये समझ आ गया था कि ये औरत कोई इंसान नहीं है। तभी अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। यहीं से उसे लेकर भाग गए थे। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी समर ने कहा, देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए। कैसे जाने दूं तुम्हें? मुझे मेरा बच्चा दे दो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और इतना कहते ही उस भयानक औरत ने काजल और समर के बच्चे को छीन लिया और बच्चा लेकर वहां से भागने लगी। दोनों पति पत्नी उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन न जाने कहां वो धुंधली आकृति कहीं गायब हो गई। दोनों जोर जोर से रोने लगे। पूरी रात समर अपने आप को अपनी गलती के लिए कोसता रहा। समर को अपना बच्चा वापस चाहिए था। काजल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। समर काजल के इस दुख को नहीं देख पा रहा था। समर खुद को बार बार यही कह रहा था कि बोर्ड देखने के बाद भी मैंने जंगल से गाड़ी निकाली, ये सब मेरी गलती है। सुबह होते ही दोनों गांव में गए और वहां के लोगों को पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने उनसे कोई हमदर्दी नहीं जताई। अरे भाई, ये यहाँ का रोज का मामला है। भला बनाओ कि तुम दोनों की जान बच गई, वरना वो चुड़ैल तो किसी को जिंदा तक नहीं छोड़ती। भाई साहब, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, पर भगवान के लिए हमारी मदद कर दो। समर और गांव वालों की बात चुपके से सरदार सुन रहा था। पैसों की बात सुनते ही उसके मन में लालच आ गया। सरदार को समझ आ गया था कि अब क्या करना है। सरदार ने डाकुओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तुम दोनों जाओ उस शहरी बाबू के घर और उसे बोलो कि बच्चा हम तुम्हें दिलवा देंगे, और तुम तीनों जाओ उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ जिसे आज से 4 साल पहले हमने बेचा था। समर ने उस डाकू को बच्चे के बदले पूरी संपत्ति देने के लिए कहा और डाकू खुश हो गया। उस डाकू ने नैना के बच्चे को काजल के हाथ में पकड़वा दिया और उनके साथ साथ चलने लगा। सभी उसी जगह पर पहुंच गए जहां से नैना ने काजल से बच्चा छीना था। सरदार ने उस बच्चे को संभाल कर पेड़ के पीछे छुपा दिया। अब नैना का बच्चा कहने लगा, माँ मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? इतने में धुआं छा गया और अजीब अजीब सी भयानक आवाजें आने लगी। धीरे धीरे करके नैना की आकृति उन सबके सामने आई। काजल हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आ गई, अब तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। नैना दूर से ही भयानक आवाज में रोने लगी, मेरा बच्चा। और रोते रोते नैना ने काजल के बच्चे को लौटा दिया। अब काजल अपने बच्चे को अपने गले से लगाकर चूमने लगी। ये देखकर नैना का मन भर आया और वो भी और जोर जोर से विलाप करने लगी, क्योंकि वो ये जानती थी कि अब वो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, क्योंकि वो मर चुकी थी। अब नैना छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए अपनी भयानक आवाज में कहने लगी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे पति को मार डाला, मेरे बच्चे को छीन लिया। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा कि हमारा पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया? इतने गुस्से में नैना की सारी शक्तियां खुल गई थी। नैना ने पेड़ के पीछे छुपे उस सरदार को भांप लिया था और नैना अब एक एक करके बुरी तरह से अपनी शक्तियों से उन लोगों को मारने लगी। इतना खौफनाक दृश्य देखकर नैना का बच्चा काजल से लिपट गया। काजल भी अब शांत हो चुकी थी। वो बस खड़े खड़े उन दोनों बच्चों को संभाल रही थी और नैना का वो खौफनाक कहर देख रही थी। काजल और समर भी बहुत भावुक हो गए थे। उसके बाद नैना ने उस सरदार और उन सारे डाकुओं को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। फिर काजल ने कहा, नैना तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का आज से मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन अब तुम वादा करो
कि तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, और अब अगर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया हो तो तुम्हें संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इतना सुनने के बाद नैना धीरे धीरे उन सब की आंखों से ओझल हो जाती है और उसके बाद वो उस जंगल में कभी किसी को नजर नहीं आती। अब उस जंगल से डाकुओं का कहर भी खत्म हो चुका था और नैना की वो भयानक आत्मा का भी। लेकिन फिर भी रात के समय जंगल के रास्ते से गुजरना कभी खतरे से खाली नहीं होता। न जाने कब कौन सा खौफ दस्तक दे जाए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। एक गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। फिर एक दिन राजू की माँ बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया था। फिर दिवाली का त्योहार आ गया। पूरे गांव में सभी के घरों में दिए जलाए गए। सभी घरों को रोशनी से सजाया गया था, केवल एक घर को छोड़कर। एक और जहां सभी लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे। तभी राजू मेडिकल से आता है और कहता है, माँ ये लो, दवाई खा लो। दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं दिवाली के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। राजू कहता है, कोई बात नहीं माँ। इतना कहकर राजू बाहर चला गया। राजू काफी उदास था। चलते चलते वो गांव के बाहर निकल आया। वो बस चलते जा रहा था उदास मन से। तभी गांव के कुछ दूर वो एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधकार, ये देखकर राजू चौंक गया। नजर घूमती हुई हवेली के ऊपरी मंजिल पर जा रुकी। हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। राजू ने उसे ध्यान से देखा तो वो लड़की पे उदास थी। राजू ने सोचा, हो ना हो इस लड़की की दिवाली भी ठीक नहीं है। चलो मैं चलकर उससे बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि अगर ये दिवाली ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी आने वाली अगली दिवाली अच्छी होगी। इस तरह उदास नहीं होते। ये सब कुछ सोचकर राजू हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही राजू दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो राजू थोड़ा सा डरा, लेकिन फिर आगे बढ़ा। राजू ने देखा कि दरवाजे के पास ही एक बूढ़ा अंकल खड़ा था। शायद इसी ने दरवाजा खोला होगा। ये सोचकर राजू ने उस अंकल से पूछा, दादाजी इतनी बड़ी हवेली और इतना सन्नाटा, ऐसा क्यों, जबकि आज तो दिवाली है। वो बूढ़ा आदमी खांसते हुए बोला, साहब अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं और वो जो खड़ी है वो साहब की बेटी है। उसका नाम आरूही है। साहब ने उसे बाहर जाने से मना किया है, इसीलिए जब वो अकेली रहती है तो उदास हो जाती है। तभी राजू ने कहा, क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, चले जाओ। राजू हवेली के अंदर जा रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। राजू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे एक औरत दिखाई दी। पता नहीं क्यों उसे उस औरत से डर लगने लगा। लेकिन जैसे ही वो औरत बोली, उसकी आवाज सुनकर राजू कांप गया। वो अपनी भयानक आवाज में कहने लगी, हे, कहाँ जा रहा है? हवेली की तरफ अपने कदम भी बढ़ाए ना तो तुझे जान से मार दूंगी। राजू बहुत ज्यादा डर गया था। वो डरते हुए बोला, देखिए मुझे जान से मत मारिए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए। ठीक है, तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो ना, जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, और अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद राजू डरते सहमते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। आरूही ने जैसे ही राजू को देखा, उसने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं पास के गांव का ही हूँ, पर तुम रो क्यों रही थी? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ होने से क्या खुशियां आ जाती है? मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन लोग नहीं है। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और काम वाली बाई वो घर का काम करती है, उसके साथ मैं क्या खेलूं? पर तुम्हारी माँ, तुम अपनी माँ के साथ तो खेल सकती हो ना।
राजू ने कहा। लेकिन इस बात को सुनकर आरोही फिर से उदास हो जाती है। क्या हुआ? अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो जरूर, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं इस घर से बाहर ना जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और किसी से बोलूंगा भी नहीं। अब चलो। फिर दोनों नीचे बगीचे में खेलने लग जाते हैं। आरोही को खुश देखकर वो भयानक औरत भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद राजू कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी आरोही कहती है, आज तो तुम अपने घर पर दिवाली के खूब मजे करोगे ना? राजू कहता है, नहीं, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने घर को भी सजा सके। इतना कहकर राजू अपने घर की तरफ चलने लगा। आरोही फिर अपने घर के अंदर चली गई और उदास होकर सोचने लगी, मेरे पास इतने पटाखे होते हुए भी मुझे कोई खुशी नहीं है। अब की बार भी मुझे अकेले ही दिवाली मनानी होगी। वो भयानक औरत आरोही को उदास देखकर वापस राजू के पीछे जाती है और उसे रोकती है। रुक जाओ राजू। अब क्या हुआ आंटी? मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ ना, और मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तुम्हारे साथ खेलकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई है और इसीलिए अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। घर पर मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर चलो मेरे साथ। राजू बहुत ज्यादा डर जाता है, बेचारा रोने लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो उस भयानक औरत के साथ दोबारा वापस चला जाता है। मैं चलता हूँ आपके साथ, पर आप मेरी माँ को कुछ मत करिएगा। उदास बैठी आरोही राजू को देखकर फिर से खुश हो जाती है। अरे तुम वापस आ गए? क्या तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? राजू बेचारा उदास मन से कहने लगा। हाँ, वो तुम अकेली हो ना, और तुम अकेली दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं है, तो मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़ियों से खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद राजू को यूं उदास और डरा हुआ देखकर आरोही उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें और पटाखे चाहिए क्या? तो तुम मेरे सारे पटाखे ले लो। नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, वो घर पर अकेली है। और उसके बाद राजू ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। आरोही भी उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और इतने में ही आरोही के पापा वहां आ जाते हैं और वो राजू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नौकरानी को बुलाकर उसे डांटने लगते हैं। कौन है ये लड़का और हमारे घर के अंदर कैसे आया? ये सब देखकर आरोही जोर जोर से रोने लगती है। इसे कुछ मत कहिए, ये तो मेरे साथ खेलने के लिए आया है, तुम इसे जानती तक नहीं हो, कैसे इसको अंदर आने दिया? ये सब देखकर उस भयानक औरत को गुस्सा आने लगता है। अब धीरे धीरे उसकी वो धुंधली आकृति उन सब के सामने आने लगती है। बस करो पवन, क्या तुम्हें अपनी बेटी की उदासी दिखाई नहीं देती? पवन उस भयानक औरत को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी रूह कांप जाती है। वो डरते सहमते हुए कहता है, चुड़ैल, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी प्रिया। प्रिया, तुम्हें मरे हुए तो कितने साल हो गए हैं? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही थी। तुम तो अपनी बेटी को वक्त भी नहीं दे पाते। क्या करोगे इतने पैसों का जब तुम्हारी बेटी ही खुश नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम उसे खेलने तक नहीं देते, ना ही तुम उसे घर से बाहर जाने देते हो? अरे तुमने तो अपनी बच्ची का बचपन ही मार दिया। कैसे बाप हो तुम? ये सब सुनकर पवन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। उसके बाद आरोही राजू के बारे में अपने पापा से सब कुछ कहती है। फिर पवन राजू की मदद करता है और अपनी हवेली में ही उसे और उसकी माँ को रहने के लिए कहता है और राजू का भी एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। और उसके बाद अब आरोही और राजू
एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने लगते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं और साथ खेलते रहते हैं। ये सब देखकर प्रिया भी अब बहुत ज्यादा खुश थी और आरोही भी अब बहुत ज्यादा खुश थी। और धीरे धीरे राजू की माँ की तबीयत भी सुधरने लगी थी और अब सब बहुत ही खुश रहने लगे थे। और एक दिन प्रिया दोबारा सबके सामने आती है। उसकी वो धुंधली और खौफनाक आकृति को देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन प्रिया धीरे से पवन से कहती है, पवन, हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। और इतना कहकर प्रिया उन सब की आंखों से गायब होने लगती है और धीरे धीरे आकाश में कहीं विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद प्रिया दोबारा कभी नजर नहीं आती। कहते हैं ना, एक माँ की ममता उसकी मौत के बाद भी नहीं मरती। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। अभी जो हम कहानी सुनने वाले हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम सीमा है और ये बात तब की है जब मैं 12th क्लास में थी और हम द्वारिका में रहते थे। तब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर सोसाइटी में था और मुझे वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद था क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत था। 3 बेडरूम थे जिसमें से मेरा बेडरूम ऊपर था, सीढ़ियां चढ़ के। मुझे अपना कमरा बहुत ज्यादा पसंद था। मेरे कमरे में एक बाथरूम था जो बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत था। उस घर में शिफ्ट हुए हमें 1 हफ्ता हो गया था और उस 1 हफ्ते में मुझे कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन 1 हफ्ते के बाद एक दिन मैं रात को सोने से पहले नहाने जा रही थी तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर नहा रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई होगा, पर जब मैं नीचे गई ये सोचकर कि जब तक मेरा भाई नहा रहा है मैं नीचे जाकर थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, तो मैंने देखा कि नीचे मेरा भाई टीवी देख रहा था और मेरे मम्मी पापा उस दिन घर पर नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैं फिर से ऊपर गई और मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और वहां पर कोई भी नहीं था। उसी रात जब मैं सो रही थी तो मेरी नींद खुली। मैंने टाइम देखा तो रात के करीब 2:30 बज रहे थे और मैंने अपने साइड में देखा तो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैंकेट ओढ़कर कोई सो रहा था। मुझे लगा कि रात को मेरा भाई डर के यहाँ आ गया होगा, लेकिन तभी मुझे नीचे से आवाज आई किचन में फ्रीज खोलने की। तो मैंने नीचे जाकर देखा तो मेरा भाई पानी पी रहा था। उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, पर मैंने अपने भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझसे छोटा था और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैंने उसे ये सब कुछ बताया तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। उसके बाद मैं उसके साथ ही नीचे सोने के लिए चली गई और ऊपर गई ही नहीं। जब अगले दिन सुबह मेरी मम्मी पापा वापस आए तो मैंने उन्हें ये सारी बात बताई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा। मैंने ऊपर रूम में जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। मम्मी पापा ने तो कह दिया कि ये मेरा वहम था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बाद मेरी लाइफ की वो रात आई जब मुझे सच का पता लगने वाला था। उस रात तब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे बालों के साथ कोई खेल रहा है और किसी ने मुझे छुआ। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया और मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं लेटी मुझे दोबारा ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया था जिसके सिर्फ लाल आंखें थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो काला साया मुझे ही देख रहा था। मैं बहुत जोर से चिल्लाई और मेरे चिल्लाते ही वो साया वहां से गायब हो गया। मैं भागकर नीचे गई और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। बार बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही थी। ये सोचकर मेरे घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन का साया है और अब वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने उन तांत्रिक बाबा को बताया कि मैं जैसे ही चिल्लाई और रोने लगी तो वो चला गया। तभी तांत्रिक ने मुझे कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम उसकी कमजोरी भी हो और उसकी ताकत भी। वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा,
और उसे हमेशा के लिए अपने आप से मुक्त करने के लिए एक क्रिया करनी होगी। उसके बाद उस क्रिया में उन्होंने मुझे एक सर्कल के बीच में बिठा दिया और उस तांत्रिक ने अपने चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे कि वो जिन उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। और फिर उन्होंने उस सर्कल की चारों तरफ आग लगा दी। उस तांत्रिक ने मुझे पहले ही कहा था कि उस जिन को सिर्फ तुम ही खुद से दूर कर सकती हो और कोई भी नहीं। जैसे ही उन्होंने मेरे सर्कल में आग लगाई, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और मुझे किसी ने एक झटके में वहां से उठाकर सर्कल के बाहर निकाल दिया। धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उस धुएं के कारण मैं लगभग बेहोश सी होने लगी। और उसी बेहोशी की हालत में मुझे उस जिन की आवाज अपने कानों में सुनाई दी और वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तभी मैं बेहोशी की हालत में उस जिन से कहने लगी, अगर तुम मुझे यहाँ से ले गए तो मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे प्लीज छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। और इतना कहकर मैं रोने लगी और मेरे रोते ही अचानक से मानो वो कहीं गायब हो गया। मुझे उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी और मानो कमरे में शांति सी पसर गई। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है और जब भी मेरे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो उसके साथ अपने आप कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। उस जिन ने मुझे दोबारा कभी परेशान नहीं किया और ना ही मुझे कोई परेशानी दी, पर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है। मैं जब भी इस हादसे को सोचती हूँ तो मुझे वो काला साया और उसकी वो लाल डरावनी आंखें दिखाई देने लगती है, जिसे सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। और अपने आप को दिलासा देने के लिए मैं बस हमेशा यही कहती रहती हूँ कि वो कुछ नहीं था, बस एक काला साया था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। रोहन और उसका छोटा भाई आयुष अपने मामा के घर से छुट्टियां बिताकर घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से रोहन ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर आयुष उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने बड़े बूढ़ों से जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वो रोहन से कहने लगा, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं आऊंगा, वहाँ चुड़ैल का साया है। तभी रोहन ने कहा, क्या तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और वैसे भी ये भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं कुछ नहीं होता, सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां होती है, और हमें घर भी तो जल्दी पहुंचना है ना। किसी तरह समझा बुझा कर रोहन ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क को छोड़कर जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। तभी रोहन कहने लगा, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। आयुष बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? रोहन कहने लगा, अरे यार तू एक काम कर, तू सो जा, तुझे तो कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। और ये कहकर रोहन उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। तभी आयुष बोला, रोहन भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई, लगता है आज हम मरने वाले हैं। तभी रोहन बोला, तो फिर से चालू हो गया ना, अरे कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, और बुढ़िया को हमने कोई नजदीक से थोड़ी ना देखा था, तो ये कैसे कह सकता है कि ये वही बुढ़िया है। ये बोलकर उसने आयुष का मुंह बंद करवा दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखाई दी, तो इस बार रोहन के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका डर से चेहरा पीला पड़ने लगा और आयुष के चेहरे की तो हवाइयां उड़ चुकी थी। रोहन आयुष से कहता है, मुझे तेरी घड़ी दे तो एक बार। आयुष रोते रोते कहता है, क्यों भैया, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो? मैंने बोला था ना जंगल के रास्ते से मत चलो। रोहन बोला, तो सिर्फ अपनी घड़ी देना और रोना बंद कर, बाकी सब कुछ मैं संभालता हूँ। आयुष ने अपनी घड़ी निकालकर गुस्से में रोहन की तरफ फेंक दी। रोहन ने जब घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें वो झोपड़ी वापस से नजर आई, लेकिन इस बार
वो बुढ़िया वहां नहीं थी। आयुष रोते रोते कहने लगा, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। लेकिन रोहन कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी और उसे आयुष की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। अब रोहन समझ गया था कि वो लोग किसी छलावे के फंदे में फंस चुके हैं। उसने आयुष को घड़ी दी और उसने रोते रोते पहन ली। रोहन ने उससे कहा, तू गाड़ी में ही रुक, मैं अभी उस चुड़ैल से मिलकर आता हूँ। और वो झोपड़ी की ओर चल दिया। लेकिन आयुष के डर के मारे रूह कांप उठी थी। वो चिल्लाने लगा, भैया मत जाओ, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, ये सब उसका छलावा है, मत जाओ भैया। लेकिन तभी अचानक आयुष की आंखें खुली और उसे आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और आयुष आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और रोहन कार से सामान बाहर निकाल रहा था। और जब आयुष ने अपनी घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। रोहन ने आकर उससे पूछा, तो नींद में क्या बड़बड़ा रहा था कि आज हम मरने वाले हैं, तू भी ना। रोहन की ये बात सुनकर आयुष को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये समझ चुका था कि ये सब कुछ झूठ नहीं था और एक छलावा था और वो बुढ़िया सच में एक चुड़ैल थी। तभी अचानक आयुष ने कार के शीशे में देखा तो उसे वही बुढ़िया एक खौफनाक रूप में नजर आई और वो आयुष को ही देख रही थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से आयुष को देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन 5 कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप अपनी कोई भी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।